हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन था, डायनामिक फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था, जो ये लॉज है वो 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपने 3 नंबर में ये 4 लॉज लिखने हैं। आपकी बुक में 5 दिए, आपने 4 लिखने हैं। पहला तो बच्चे आपने डेफिनेशन ही लिखना है। डेफिनेशन क्या था फ्रिक्शन फोर्स का? द फोर्स विच इज ऑपोजिट टू आर अप्लाइड फोर्स। आपने सिर्फ ये लिखना, इज नॉन एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। वो आपने पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। दूसरा आपने लिखना है कि जो आपके पास फोर्स इज एन अपोजिंग, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स एंड कम्स इनटू प्ले। इतना लिखना है, ठीक है। इफ द बॉडी इज इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में हो या मोशन में हो, मतलब स्टार्ट हो जस्ट, तब आपके पास जो फोर्स अपोजिंग आती है वो मतलब कि आपके अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है। फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है, सेकेंड आपने नहीं लिखना। थर्ड पॉइंट आपने करना है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। मैंने आपको कल बताया था ना नॉर्मल रिएक्शन ये वाला, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पहले ही डेफिनेशन हो गई। सेकंड आपने जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखना है। थर्ड है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड फोर्थ इज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेसिस। इसका मतलब क्या बच्चे, कि मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास जो बॉडी है वो दूसरी सरफेस पे कितना टच करती है। बस ये है कि वो बॉडी किस सरफेस पे पड़ी है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ये नहीं होता है कि वो कितना एरिया कवर कर रही है, नहीं कवर कर रही। इसका मतलब वो एरिया पे इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास 4 हो गए। फर्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। सेकंड जो अभी फर्स्ट पॉइंट बोला था, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अदर बॉडी। थर्ड इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्थ इज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये 4 आपने लॉज ऑफ फ्रिक्शन करने हैं। ठीक है, ये आपके 4 लॉज हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये 3 नंबर में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है। जैसे हमारे पास कांस्टेंट होते हैं ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हमारे पास जैसे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जब भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो हम उससे हटा के कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं। वही कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, और उसे ही कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स में कांस्टेंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो वही देखिए फर्स्ट बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड कैसे करना है। जैसे ये देखिए, अब देखो इसकी सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन डेफिनेशन आई कहाँ से वो हम पहले ड्राइव करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ये डेफिनेशन कैसे आती है। जैसे उन्होंने डेफिनेशन दी है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फोर्स मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ओवर नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे हम ये फाइंड करेंगे। ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि अभी हमने इसमें किया है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, मैंने वो ले लिया। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के मैंने इक्वल टू लगा दिया, तो उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया, म्यू। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, म्यू को ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ। ये आर इंटू में था, इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, तो एफ बाय आर हो गया। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। वही उन्होंने डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, वो हमारे पास फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है, दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आपने ये अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपको ऐसे आएगा, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब डिफाइन बोलो तो आपने ये सारा ही लिखना है। पहले आपने ये वाला इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फिर आपने ऐसे एफ इज इक्वल टू म्यू आर लिख देना, म्यू की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देनी है, बस दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास ये क्लियर हो गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, यही आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंपल 2 नंबर में, और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ड्राइव द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। 2 नंबर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, 3 नंबर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आपने ड्राइव करना होगा, जो आपका नीचे टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब देखो इस वाले पार्ट में आपको 3 नंबर में क्वेश्चन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ सकता है,
ठीक है। या फिर 5 नंबर में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ड्राइव